गुड मॉर्निंग। हम लोग कक्षा के इस भाग में बायोलॉजी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बायोलॉजी की कड़ी में हम लोग आज प्लांट के जो मुख्य पोषक तत्व है न्यूट्रिएंट्स और जड़, तना और पत्ती, फूल और फल तो हम लोग कल देख चुके थे। जड़, तना और पत्ती को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ऑलरेडी प्लांट हार्मोन्स को भी देख चुके हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, इन सब की सारी विवेचना पूर्व की कक्षा में की जा चुकी है। तो एक छोटा सा खंड पहले है, पहले उसी की आगाज करेंगे और वह है पौधे के पादप के मुख्य पोषक तत्व। पौधे के विकास में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं और जिसकी संख्या कुल 17 होती है। जिसकी संख्या कुल कितनी होती है? 17 होती है। और उस 17 को हम लोग दो भागों में बांटकर देखते हैं। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग बृहत पोषक तत्व कहते हैं। बृहत का अर्थ होता है कि यदि पौधे को आवश्यकता अधिक है तो उसको हम लोग बृहत कहेंगे, ठीक है कि नहीं? और आवश्यकता कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीशियम की आवश्यकता कम है तो माइक्रो होगा। नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक है, देखते हैं आज पेपर में भी आया है, खाद के लिए भटक रहे हैं भारतीय बिहार के किसान, मिथिला के किसान। खाद में क्या रहता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन 46% रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हमारा बृहत पोषक तत्व है। पौधे के विकास में नाइट्रोजन की भी भूमिका है, हमारी क्लोरीन की भी भूमिका होती है, मैग्नीशियम की भूमिका होती है, आयरन की भूमिका होती है। कुल 17 पोषक तत्व होते हैं। आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक एक ही एंगल से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसी को आपको याद करके आज की इस कक्षा में रखना है, ठीक है? तो आगाज करते हैं, लिखते हैं पोषक तत्व में सबसे पहले पौधे के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्व की कुल 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कुल 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कुल 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है? जिसे दो भागों में बांटा जाता है। जिसे दो भागों में बांटा जाता है, बृहत पोषक तत्व, जिसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? दो भागों में बांट दिए, एक है बृहत और दूसरा है सूक्ष्म। इसी को याद करके रखना है। टोटल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है? हालांकि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अब 18 भी कहने लगे हैं, लेकिन हम तो कंपटीशन के मास्टर हैं, हमको उन वैज्ञानिक के अनुसंधान से क्या लेना देना, हमें उस वैज्ञानिक के अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे सेमिनार को जाता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, ठीक है? लेकिन अभी भी कंपटीशन में यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी सी हो, वो आपको 17 पोषक तत्व को ही उत्तर में देता है। तो आपको भी 17 पोषक तत्व पर ही टिक लगाना है। अभी यूपीएससी की परीक्षा हुई थी, एक सीडीएस की परीक्षा,
ठीक है कि नहीं। तो सीडीएस की परीक्षा यूपीएससी ही लेता है, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन बृहद पोषक तत्व है, ठीक है कि नहीं, सेम चीज। तो उसमें भी आपका उस कड़ी में जो पुराने हमारे बृहद पोषक तत्व हैं कोई नए जुड़ा हुआ नहीं है, तो ध्यान रखना है। तो लिखिएगा कि दो भागों में है, एक बृहद और दूसरा सूक्ष्म। देखिए बृहद का मतलब ही क्या होता है कि पौधे में उसकी आवश्यकता अधिक है, तो लिखिएगा बृहद में पौधे में इसकी आवश्यकता अधिक है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्या है, अधिक। कैल्शियम, कैल्शियम लिख दिए हैं, माने CHONPKS, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये इतना क्या है, बस एक भी याद कर लोगे सही तरीके से तो भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो जाएगा सॉल्व, कौन है और कौन नहीं है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये CHONPK। NPK तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय मिट्टी में, क्योंकि भारतीय आ गए, इनके सम्मान में आप लोग ताली बजा दीजिए। ये मासिक आते हैं, महीने में सिर्फ एक ही बार आते हैं, इसलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे हम लोग। हमारे बीच, और क्या नाम हुआ आपका, अमित, हाँ हमारे बीच अमित जी आ गए हैं, इनका हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। ये महीने में एक ही बार आते, ठीक है। बैठिए, कॉपी पे निकाल लीजिए, गेस्ट में तो नहीं आए हैं तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आजकल हमारे विद्यार्थी जो लोग जूस लाते हैं, आप कुछ लाए हैं मेरे लिए, कुछ नहीं लाए, जूस ही नहीं लाते हैं। पहले वो हमें शायरी भेजते हैं, कहाँ गया मुकेश कुमार जी, हाँ हाँ कहाँ गया, हम पूरा नहीं पढ़े हैं, गुम हो गया। इतना मैसेज आ जाता है कि गुम हो जाता है। अच्छा आप लोग के लिए भी लाए हैं, आप ही लोग पी लीजिए। अच्छा लाए हैं, आप क्या लाए हैं, ओह माय गॉड, वाह, अच्छा रखिए, दिवाली गिफ्ट है, अच्छा रखिए। इसने सारी भेजा है, तुम सारी भेजा, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, हैव ए नाइस डे। फिर लिखता है ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, सब मेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू बनाए अपने इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। मैंने मेरे अंदर दुख है, दर्द है, नहीं उनकी का दुख है, दर्द रहेगा जी, ठीक है। चलिए आगे चलिए, मूल में आ जाइए। ऐसा भयंकर लिखता है ये, ठीक है। चलिए कहा थे हम लोग, हाँ तो हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में थे। तो जिस तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है, अभी आपको बता भी रहा था कि भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है कि नहीं। और जबकि पोटास हमारे यहाँ उत्पादन के दृष्टि से, गुणवत्ता के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है, फसलों की गुणवत्ता के दृष्टि से। अब पोटास की उतनी कमी नहीं है जितनी कमी हमारे यहाँ नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है। इसलिए हम लोग डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, क्यों, क्योंकि हमको नाइट्रोजन भी मिल जाता है और हमको फास्फोरस भी मिल जाता है, तो जिससे कि पौधा बीमार नहीं रहता है, पौधे की अपनी एक स्वाभाविक जो विकास है वो होती रहती है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यही 6-7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब आपका आएगा दूसरा, क्या आएगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट तो लिख देंगे। इसकी आवश्यकता पौधे में कम होती है, इसकी आवश्यकता पौधे में कम होती है। इसकी आवश्यकता पौधे में कम होती है। जैसे आयरन, जिंक, निकेल, मैग्नीज। मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, मैग्नीज। आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, मैग्नीज, बोरोन, बोरोन, मोलिब्लेडनम, मोलिब्लेडनम, क्लोरीन। फिर से बोल दें, आयरन, जिंक, कॉपर, कॉपर, निकेल, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, बोरॉन, बोरॉन। कितना हुआ? मोलिब्लेडनम और क्लोरीन। हो गया? दिखाइए। सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन है? आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्लेडनम, क्लोरीन। फिर से बोलिए, आयरन, जिंक, निकेल, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन, मोलिब्लेडनम, क्लोरीन। ये क्या है? ये माइक्रो है। ये क्या है? किसकी आवश्यकता अधिक है? मैक्रो की। पौधे में किसकी आवश्यकता अधिक है? मैक्रो की। आपकी परीक्षा में क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि कौन माइक्रो है। तो कोई एक भी, लेकिन हाँ पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना मिथिला में सौंसे, सौंसे याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि दोनों याद किए आधा अधूरा इसकी तरह। अब समझ में आ गई कि नहीं? तो आधा अधूरा नहीं करना है, जो करना है एक सॉलिड, जो तुमको आसान लगे। आसान कौन सा है? मैक्रो। क्योंकि CHO NPK, CHO NPK, Mg, सल्फर, मैग्नीशियम और सल्फर, खत्म हो गया। CHO NPK तो ऐसे ही याद रखते हैं, NPK के साथ S लगा लीजिए, एक मैग्नीशियम का चक्कर रहेगा। मैग्नीज है, अब मैग्नीशियम। तो इतना ही तो आपको याद करके रखना। मैक्रो भी याद करके रख लिए तो माइक्रो अपने आप क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा एलिमिनेशन प्रोसेस में। ऑब्जेक्टिव में तो यही तो फायदा है। तो मैट्रिक की परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण लिखे, ठीक है कि नहीं? यहाँ तो एलिमिनेशन प्रोसेस में भी आप एक खंड को भी लेके अच्छे से, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा बना दीजिए। दोनों याद करने से बेहतर है कि कोई एक याद कर लीजिए। मैक्रो, मैक्रो में क्या क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। कोई नहीं, खत्म हो गई। इतनी बातें आपके जहन में रहेगी। इसके साथ ही ये छोटा सा भाग आपका खत्म हो गया। अब आता है छोटे से भाग के बाद, वो है आपका प्लांट मोर्फोलॉजी। कल बता रहे थे कि प्लांट के जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं, बाहरी भाग जो हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, नहीं फ्रूट है। तो फ्लावर और फ्रूट, फ्रूट तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। मेरा जूता क्यों देख रहा है इतना? हमको देखा करो ना कि नीचे से ऊपर तक हमको नाप रहा है। तो अरे यार, तुम तो ऐसे करोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा। समझा करो जानू, समझा करो, ठीक है? हाँ 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 हाँ।
अच्छा, नेचुरल एक्टर में, अच्छा चलिए चलिए, बहुत अच्छा। मैंने वीडियो देखते रहते हो, नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी इस पर हम लोग कंसंट्रेट हो जाए, फिर हम लोग आपस में वहां पे बैठेंगे, बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो रूट, स्टेम, लीफ, हस्बैंड नहीं, लीफ है, फ्लावर और फ्रूट, यही ना पढ़ना है। इसमें आपका ये कल ही पढ़ लिए थे, इसको एक एक करके पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगी बातें। तो लिख दीजिए, सबसे पहले लिखिए रूट, जड़, 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 जड़ पौधे का, जड़ पौधे का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बाहरी भाग है जो पृथ्वी के अंदर रहता है। जड़ पौधे का, जड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण बाहरी भाग है। बाहरी भाग है जो बीज के अंकुरण के बाद, जो बीज के अनुकरण के बाद, अंकुरण के बाद, बीज के अंकुरण के बाद पृथ्वी के नीचे होता है। कहते हैं ना कि जड़ नहीं रहेगा तो तुम्हारा विकास नहीं होगा। तुम्हारा यहाँ जड़ का क्या मतलब है? तुम्हारे यहाँ जड़ का मतलब है एजुकेशन और हेल्थ। कि जितना बढ़िया तुम्हारी एजुकेशन रही प्रारंभिक समय से, और जितना अच्छा हेल्थ, कई बच्चे स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण ही पढ़ाई में पिछड़ते चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। रूट भी वही काम करता है, पौधे को क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जड़ जितना बढ़िया गहरा उतना बढ़िया उसका प्लांट्स, ठीक है कि नहीं? पंडित जी फिर भाग जाइएगा, हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, डरिए मत। देखते हैं कोई जाता है, जाओ अपने भोगेगा। जब जीवन के दौर में जब धपेरा खाता है ना तो सब पता चल जाता है, ठीक है कि नहीं? तब उस समय अफसोस होगा कि क्या मैंने कुछ और पढ़ते, थोड़ा और मजे से पढ़ लेते। पढ़ाई से आसान काम कोई नहीं है, इस बात को हमेशा समझिए। हाँ ठीक है, अभी बाबूजी के पेंशन पे जी रहे हो इसलिए सारा दुनिया हरा हरा दिखाई दे रहा है, ठीक है? अपने पेंशन पे जियो जो सरकार देगा। समझा कि नहीं समझा? चलिए आगे चलिए। कहाँ से हम समझा देते, बीच बीच में समझाना बच्चा को जरूरी रहता है, ठीक है? और तुम लोग को भी, ठीक है, पढ़ने चली हो तो अच्छे से पढ़ लो, और नहीं तो जीवन भर क्या होता है, ए माई, तो उससे आगे निकल जाइए। चाय नहीं है, नाश्ता भी नहीं है, वो सप्लीमेंट फूड्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और माइक्रो देखते हो, आज मैं बहुत धनी हूँ, उधर है माइक्रो, इधर है माइक्रो, उधर लाया है माइक्रो। हालांकि तुम लोग लाया नहीं करो, जब कमाओगे तब लाना, ठीक है? ठीक है, अच्छा रहेगा। इसलिए तीनों जो लाया है मेरे लिए, मैं उसको सहस्नेह स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके बदले हमसे तुम लोग हाँ चलते समय ले लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके, हाँ मूल बिंदु पे आ जाओ। जब कमाना तो हमको 5 स्टार में घुमाना, सिंगापुर सब घुमाना, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये इसकी मानसिकता को दर्शा, कहता है सर थाईलैंड ले चलेंगे आप। ये इसकी मानसिकता को दर्शा रहा। चलिए ठीक है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर इस तरह की मानसिकता काम कर रही है। चलो खैर, हाँ तो मैं बता रहा था तो कि जड़ क्या है, हो गया? हंसो बोलो फिर आगे बढ़ जाओ। अब जड़ क्या है तो जड़ समझ में आ गई कि सबसे बाहरी आपकी भाग है। इसका मूल काम क्या है? इसका मूल काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तो लिखेंगे इसका मूल काम पौधे को, पौधे को यांत्रिक सहारा देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, और मिट्टी से, और मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करना है, और मिट्टी से
क्या लेना, जल और खनिज लवण लेना। चलिए, तो यह बीज अंकुरण के बाद बनता है। एक दूसरा क्या क्या काम करता है ये, यांत्रिक सहारा। किसको यांत्रिक सहारा देता है, पौधे को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तीसरा, यह मिट्टी से खनिज लेता है, खनिज लवण और जल लेता है। आप लोग की जानकारी में है कि पौधे के विभिन्न भाग तक जल जो संवहनीय टिश्यू, भस्कुलर टिश्यू पहुंचाता है, संवहनीय टिश्यू या भस्कुलर टिश्यू जो पहुंचाता है, कौन है, क्या आना है, ठीक है, संवहनीय टिश्यू पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जल जो पहुंचाता है उसको जाइलम, और जो भोजन पहुंचाता है उसको फ्लोएम। ये दोनों को याद रखिएगा कि, और तीसरा है एपिडर्मिस, ठीक है कि नहीं। तो जल और भोजन के क्रम में ये 2-3 नाम काफी इंपॉर्टेंट, और उसको हम लोग भस्कुलर टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको संवहनीय टिश्यू कहते हैं। आप पूरे साल 10 प्रश्न पत्र को यदि बना लीजिए राज्य से लेकर केंद्र तक, एक आध जगह 2 जगह आपको जाइलम फ्लोएम मिल ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए जाइलम फ्लोएम को याद करके रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान भी है। जाइलम जल, फ्लोएम भोजन, खत्म हो जाएगी बातें। इसी कड़ी में हमने अभी आपको बताया कि अब जर के 2 प्रकार होते हैं, तो लिखिएगा जर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एडवेंटिटस और दूसरा होता है टैप। एडवेंटिटस जर के 2 प्रकार होते हैं, जर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एडवेंटिटस, उसको हिंदी में उसको अपस्थानिक कहते हैं, इतना कठिन है, अपस्थानिक, हिंदी में उसको कहते हैं अपस्थानिक या एडवेंटिटस, क्या कहते हैं उसको, एडवेंटिटस, ठीक है, एडवेंटिटस। ओके, थैंक यू, कहां गया, थैंक यू, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य का इतना तुम लोग ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन थोड़ा अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान, ठीक है, पहले स्वयं तब बाद में कोई और। चलिए नेक्स्ट, पहले आप, ठीक है। अब क्योंकि कक्षा है तो इसलिए मैं तुमको बहुत ज्यादा सारी बातें नहीं बताऊंगा, और कक्षा के बाहर मिलना तो बहुत सारी बातें संभाल। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एडवेंटिटस जिसको अपस्थानिक कहते हैं, और दूसरा टैप जिसको मूसलाजर कहते हैं। टैप 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 जिसको हम लोग मूसलाजर कहते हैं। देखो, एडवेंटिटस रूट जितने हैं वो सब मोनोकोटिलेंडस होता है। मोनोकोटिलेंडस का क्या मतलब होता है, एक बीज पत्री होता है। तो लिखेंगे यह एडवेंटिटस में यह एक बीज पत्री होता है, और इसका विकास पौधे के अन्य भागों से होता है, अंदर से नहीं होता, मूलांकुर से नहीं होता है। इसका विकास पौधे के अन्य भागों से होता है, इसका विकास पौधे के अन्य भाग से होता है, एक बीज पत्री होता है। हाँ, मोनोकोटिलेंडस, मोनोकोटिलेंडस मतलब कैसा होगा, मोनोकोटिलेंडस में रूट आपके 2 प्रकार के, कुछ नहीं है। एडवेंटिटस
एडवेंटिटस, ये मान लिया यहां है, तो ये जो जड़ है ये क्या होगा, मान लिया पौधा है तो ऊपर कैसे जो निकलता है तो वो सब क्या है, एडवेंटिटस है। अब और जो टैप रूट होता है वो अंदर ही रहेगा, वो क्या रहेगा, वो अंदर ही रहेगा। तो जो पृथ्वी के अंदर मूलांकुर के नीचे मूलांकुर में जो विकसित होगा उसको क्या कहेंगे, टैप, और जो ऊपर विकसित होगा उसको क्या कहेंगे, पौधे के अन्य भाग से, उसको एडवेंटिटस। ये होगा मोनोकोटिलेंडस में, मोनोकोटिलेंडस एक बीज पत्री में। ये होगा डाइकोटिलेंडस में। दोनों के बीच में अंतर कंपटीशन के दृष्टि से यही याद रखो, तो लिखेंगे यह द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में होता है, यह द्विबीजपत्री में होता है, द्विबीजपत्री में होता है। दूसरा द्विबीजपत्री में होता है, बहुत बढ़िया। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है वो है टैप रूट का मॉडिफिकेशन, जैसे फ्यूजी फॉर्म होता है, कोनी फॉर्म होता है, तो ये सब का एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो लिखेंगे, ध्यान रखें कि मूसला जड़ के रूपांतरण, मूसला जड़ का रूपांतरण निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है शंकु रूपी जड़, शंकु रूपी जड़, शंकु कैसा होता है, शंकु नहीं, थोड़ा सा और इसका वो करोगे तो शंकु रूपी जो जड़ है वो किसमें होता है, वो होता है गाजर में। तो लिखेंगे जैसे शंकु रूपी जड़ गाजर में, गाजर में। इसके बाद है तुर्क रूपी जड़, तुर्क रूपी जड़ है मूली में, तुर्क रूपी जड़ है मूली में। यही दोनों परीक्षा में पूछा भी जाता है कि तुर्की रूपी जड़ के उदाहरण कौन सा है, मूली, और शंकु रूपी जड़ के उदाहरण गाजर। और गाजर में कौन सा विटामिन, गाजर में कौन सा विटामिन, आंवला में कौन सा विटामिन, ये सब ध्यान रखिएगा। कौन से फल में किसमें कौन से विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। विटामिन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है जो कैलोरी नहीं देता है लेकिन बीमारियों से विटामिन बचाता है, बीमारियों से। उसको खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, बास आता है, खोलो ना, देखे कितना बास आता है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। टाइल्स लगा हुआ जो बाथरूम है वो हो सकता है छठ के बाद आप आइए तो टाइल्स वाला में जाइएगा, गीजर उजर वाला में। ऐसा नहीं कि जाके स्नान करके, इन लोग के साथ ये भी ना दिक्कत है, उधर से तौलिया लेके आएगा, सोचा चल वही था स्नान कर। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए हमारा ये लेबर कब तक काम करता है। चलिए कहाँ थे हम लोग, जैसे मूली, जैसे मूली किसका, एक और लिख दो, कुंभी रूपी जड़, कुंभी के समान जड़ होता है, जैसे चुकंदर में, सलजम में, कुंभी रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़, चुकंदर और सलजम, चुकंदर और सलजम। ठीक है, नेक्स्ट ये हुआ टैप रूट का उदाहरण। इस टैप रूट के उदाहरण में तीनों उदाहरण, दो कम से कम ऊपर का, तुर्की रूपी और शंकु रूपी। शंकु रूपी में गाजर, तुर्की रूपी में मूली। मूली का आकार जैसा है वो हुआ तुर्की रूपी। गाजर का आकार भी देख रहे हो, दोनों के आकार में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। ठीक है,
अब आइए एडवेंटिटस रूट का मॉडिफिकेशन, ये तो हुआ टैप रूट का मॉडिफिकेशन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि निम्नलिखित में से टैप रूट का मॉडिफिकेशन कौन नहीं है। दे दिया तुर्की रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी, स्तंभ। स्तंभ नहीं है। स्तंभ जड़ का उदाहरण क्या होता है? बरगद। स्तंभ जड़ का उदाहरण कौन सा है? और स्तंभ जड़ एडवेंटिटस रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब लिखिए एडवेंटिटस रूट का मॉडिफिकेशन, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। रूपांतरण मतलब मॉडिफिकेट, उसका जो फॉर्म है वो क्या हो गया? चेंज कर गया। ठीक है, चेंज कर गया। ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए ना। अच्छे, कितना बढ़िया पर्सनैलिटी, आराम से ऐसे कर टाइट होके बैठिए। हाँ देखो तो कितना अच्छा लगा। ठीक से पैर दोनों ठीक करो, एकदम सामने ऐसे करके। हाँ जैसे वो बैठा है, देखो, है ना? हाँ दिक्कत है तो यहाँ आ जाओ। ऐसे तुम्हारे लिए वो अच्छा जगह है, हम समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ आओगे तो तुम हमको देखोगे, वहां आओगे तो डैश डैश डैश। यहाँ आ जाओ ना, हम तुमको देखना चाहते हैं। बैठ मेरे पास, मैं तुझे देखता रहा। आइए, हाँ, चल कैमरा देखना बस। हाँ, उधर एकदम निश्चिंत था। सर के प्रभाव अब तो मेरे सामने है। ठीक है, क्या दुख दर्द समेटे हुए मुकेश जी, इतना दुख दर्द मत समेटो। जवानी में हंसते रहो हमेशा। देखते हैं सब बच्ची सब हंसती रहती है, बच्चा सब। एक वो बच्ची है जो हंसती नहीं, इसको लगता है बहुत दुख दर्द है। ठीक है, दुख दर्द मत समेटो, इस आयु में खुश रहो हमेशा। ठीक है, आगे चलो। कहाँ तुम लोग बड़े अच्छे जगह पे हैं। हाँ, अपस्थानिक जड़ का मॉडिफिकेशन तो पहला लिखो, स्तंभ जड़। स्तंभ जड़ ठीक है, वो यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पे हम उसको स्तंभ जड़ कहते हैं। जैसे बरगद का, रबर का। लिखो, स्तंभ जड़ के उदाहरण है बरगद और रबर। रबर। दूसरा है आरोही जड़। आरोही जड़ क्या होता है जानते हैं? चढ़ता हुआ जो रहता है, जैसे पान, जैसे पान, जैसे पान, जैसे पान। इसके बाद आ जाइए, हाँ, कंदिल जड़। कंदिल जड़ होता है इस टाइप का जो जड़ होता है, जैसे शकरकंद वगैरह में। शकरकंद देखे हो कभी? तुम तो कुछ देखा भी नहीं है, तो शकरकंद ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो शकरकंद, कंदिल जड़ का उदाहरण है शकरकंद। कंदिल जड़ का उदाहरण है शकरकंद। एक और लिख लेना, ग्रंथिल जड़। ग्रंथिल, ग्रंथिल जड़ का उदाहरण है डहेलिया। डहेलिया, डहेलिया, डहेलिया। इसको श्वसन मूल भी कहते हैं, इसको रेस्पिरेटरी रूट भी कहते हैं। लिख देंगे उसको, इसे श्वसन मूल या रेस्पिरेटरी रूट के नाम से जानते हैं। श्वसन मूल या रेस्पिरेटरी रूट के नाम से जानते हैं। किसे? ग्रंथिल जड़ को। चलिए, आप इस एग्जाम्पल को याद करके रख लीजिए। आपका एक और भी है, मनी प्लांट होता है, घर में मनी प्लांट लगाते हैं, तो वो भी आरोही में आ जाएगा। जो चढ़ता हुआ रहेगा वो किस में आ जाएगा? आरोही में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये जो 4-5 आपको एग्जाम्पल के साथ बताए, मूली से लेकर शकरकंद और टहलिया तक, उसको याद करके, चूंकि ये रटने की चीज है, उसको याद करके रखिएगा। बरगद स्तंभ जड़ का उदाहरण है। ठीक है, एडवेंटिटस में मॉडिफिकेशन किसका? तो स्तंभ जड़ का है। तो उस तरह से उन चीजों को थोड़ा सा याद कर। पान आरोही जड़ का उदाहरण है किसका? एडवेंटिटस का। ठीक है, ग्रंथिल किसका? तो डहेलिया, तो उसका उदाहरण है किसका? एडवेंटिटस का। तो उसको याद करना, और उन शब्दों को थोड़ा सा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। एक बार हम
याद 2 बार करा ही दिए हैं, लिखवा ही दिए हैं, समझा ही दिए हैं, बुझा ही दिए हैं। अब आपका काम है कि आप उसको याद करके रखिए, हमेशा रिवीजन देते रहिए। अभी तो 5-7 दिन छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है कि नहीं, और उसमें आप याद करके रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ छुट्टी, और सब जगह छुट्टी हो गया, पूरे देश में दिवाली का, छठ का छुट्टी हो गया, ठीक है। तो सर आप ऐसा क्यों करते, हम नहीं देंगे, मेरा मन, ठीक है, नहीं तो देंगे। आज पूछे है, जनमत संग्रह करा लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का मैंने पूरा परिचय दिया है, जनमत संग्रह करा लिए हैं। लेकिन जनमत संग्रह में सबसे बड़ी बात क्या थी कि आम सहमति नहीं थी, तो विरोध था, आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण हम छुट्टी देने में असमर्थ ठीक है, क्योंकि ये विचारधारा कुछ अलग कह रही थी, ये विचारधारा कुछ अलग कर रही थी। ये नागपुर की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, तो ये कुछ अलग कह रहा था। ये कांग्रेस की विचारधारा है, सेवाग्राम की विचारधारा है, हालांकि दोनों विदर्भ क्षेत्र में ही है, महाराष्ट्र में, जहां इलेक्शन का केंद्र बिंदु है। कि स्टेटमेंट भी मैंने देखा कि सीएम, महाराष्ट्र में सीएम का रास्ता विदर्भ से होकर गुजरता है, और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र महाराष्ट्र में विदर्भ का ही क्षेत्र है। तो हास प्रयास में, आप तो जानते हैं, हम ज्ञान की बातें बता दिए। सेवाग्राम, ठीक है, गांधी जी का आश्रम था कहाँ, वर्धा में। आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। तो इन सबको भी, ये सब भी परीक्षा के दृष्टि से, एनसीईआरटी में कोई भी तथ्य यदि वर्णित है तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मूल में आ जाइए। मूल है कि अब आइए, जड़ हो गया, तना पे आइए, तो लिखिए तना, स्टेम, तना, तना भी पौधे का महत्वपूर्ण भाग है, जिसका मूल काम लिखेंगे। इसका मूल काम पौधे के अन्य भागों में पौधे के अन्य भागों में जल और भोजन, जल और भोजन, जल और भोजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टेम का मूल काम जल और भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि खनिज लवण दे दिया तो खनिज लवण भी पहुंचाता है। परीक्षा में खनिज लवण दे दिया तो खनिज लवण, जल, खनिज लवण, जितने भी पोषक पदार्थ हैं उसको पहुंचाने में किसकी भूमिका है, तो तना की भूमिका है, स्टेम की भूमिका है। अब आइए, स्टेम के भी कई प्रकार होते हैं, तो लिखिएगा तना के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे पहला है एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, पाइबीय तना, पाइबीय तना, वायवीय तना। वायवीय तना का उदाहरण क्या है, नीम, नीम, बबूल, आम, नीम, बबूल, आम, अमरूद, अमरूद, अमरूद और गुलाब, गुलाब, नीम, बबूल, आम, गुलाब, ये 3-4 किसका उदाहरण है, ये वायवीय तना का उदाहरण है। दूसरा सब एरियल माने अर्धवायवीय, अर्धवायवीय तना कौन सा है, पुदीना, 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 और पुदीना के साथ साथ जलकुंभी, जलकुंभी। जलकुंभी के ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। जलकुंभी के ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। हम लोग क्या, भी तालाबों में जलकुंभी की मात्रा, इसके गांव में भी जलकुंभी अधिक होगा। अब छठ में तो सब तालाब पोखर साफ होता है, वो भी काम पंचायती राज का 29 सूचियों के तहत ही, कि तालाब पोखर की सफाई करना भी पड़े हो ना, पंचायती राज। तो 29 कार्य सूची में उसका एक वो भी है, ग्रामीण पुस्तकालय का निर्माण, ठीक है कि नहीं, पोखर तालाब की सफाई, ये सब आपके किसका, ग्रामीण
स्तर पे जो संस्था काम करती है पंचायत, और जिसका प्रधान होता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसे आप चुनते हैं मुखिया, ठीक है, उसी के द्वारा उन कार्यों का निष्पादन भी किया जाना है। मूल में आ जाइएगा। हम लोग अभी एरियल और सब एरियल में, हम लोग एरियल और सब एरियल में है, और सब एरियल में दो एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? पुदीना और जलकुंभी। जलकुंभी इसलिए बता दिए कि हमको यह भी बताना था कि बंगाल का आतंक कौन सा है, जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता है? ए घास, दो जलकुंभी, तीन अमरूद, नहीं अमरूद, पंडित जी आप ही के कारण यूट्यूब लाइव हम लेना छोड़ दिए हैं, ठीक है, आप ही के कारण। हर में सबसे पहले उत्तर देता था, पहला का ये, दूसरा का बी या तीसरा का सी। हाँ, मूल में आ जाइए। अरे छोड़े नहीं है, अरेस्ट दिए, ठीक है। आगे चलेंगे, कहा थे हम लोग? बाई बी तना, तना के दो भाग, तो एक कौन सा हो गया तना का? एक वायवीय हो गया, दूसरा अर्धवायवीय। तीसरा लिख दीजिए भूमिगत तना, अंडरग्राउंड तना। अंडरग्राउंड तना जैसे आलू, आलू, अदरक, हल्दी, आलू, अदरक, हल्दी, हाँ, प्याज, लहसुन, ओल, कितना लिखोगे? आधी हो गया। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने योग्य है आलू, और दूसरा अदरक, आधी, जिसको हम लोग मिथिला में आदि कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हल्दी। ये तीन सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ये आलू उदाहरण है। ए जर, देखा आलू अंदर, जर मारा गया। आलू किसका है? भूमिगत तना का उदाहरण, ठीक है। यदि तना दिया है तो ठीक है, अब भूमिगत दे दिया तो अंडरग्राउंड स्टेम का उदाहरण है, तो अंडरग्राउंड स्टेम पे टिक लगाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा है, समझ गए होगे कि ऐसा नहीं कि आलू देखा अब मार दिया कटहल की तरह। आलू और कटहल में अंतर है, तो ध्यान रखिएगा कि आलू, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सब भूमिगत तना के उदाहरण है। हालांकि उसकी भी टाइप है, लेकिन उसकी टाइप कहां पूछता है? मेडिकल में। तो मेडिकल का तैयारी तो नहीं कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, जो उसके सब टाइप को ध्यान से देखोगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये तना का उदाहरण। तना क्या काम करता है? तो तना पौधे को जल, खनिज, लवण, भोजन पहुंचाता है। उसमें जिस टिश्यू की सबसे बड़ी भूमिका होती है, संवहनीय टिश्यू है, भस्कुलर टिश्यू है, और उसमें जाइलम और फ्लोएम है। नेक्स्ट, अब आइए लीफ, हाँ, हस्बैंड, पत्ती, हस्बैंड नहीं लिख लीजिएगा, पत्ती, इसको बड़ी हंसी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पत्ती, पत्ती, लीफ क्या करता है? तो लिखेंगे यह पौधे का ऐसा भाग है जिसमें छोटे छोटे स्ट्रोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, कुछ नहीं है। पौधे का ऐसा भाग है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिसको स्ट्रोमेटा कहते हैं, जिसको स्ट्रोमेटा कहते हैं, जिसको एस्ट्रोमेटा कहते हैं। यही जो स्ट्रोमेटा है, पहले ये ध्यान से सुनो, ये जो छोटे छोटे छिद्र है वही वाष्प उत्सर्जन करते हैं, ट्रांसपिरेशन। और आपको जितना जीरोफाइटिक प्लांट होता है, जीरोफाइटिक प्लांट मतलब कि जो ऐसा प्लांट जो मरुभूमि में उगता है, ठीक है। लवणीय मिट्टी में कौन सा प्लांट उगता है बताओ? शिवांकुर, उसको उसका प्लांट का नाम बताओ। जैसे हमने जीरोफाइटिक कहा, उस तरह से। वहां तो लगता है दिमाग में भूसा भर गया है। हेलोफाइटिक उसको कहते हैं। चट्टान पे जो उगता है पौधा, उसको हम लोग लिथोफाइटिक कहते हैं।
लवणीय मिट्टी में जो उगता है उसको हेलोफाइटिक कहते हैं। ठीक है कि नहीं? कॉपी के ऊपर में लिख लो, मुंह से सुबह में ऐसे भी मैं कुछ निकल जाए तुरंत लिख लो। हाँ ठीक है, आगे लिख लीजिए। फिर तो अब पता नहीं, आप आज जा रहे हैं तो छठ के बाद ही मुलाकात होगी। लिख दीजिए, कॉपी के ऊपर में लिखो, लवणीय मिट्टी में उगने वाले प्लांट्स हेलोफाइटिक होते हैं। कॉपी के ऊपर में हेलोफाइटिक। कहां होगा ये? लवणीय मिट्टी में होगा। ठीक है, इसके बाद होता है लिथोफाइटिक। लिथोफाइटिक कहां होगा बच्चा लोग? हाँ, चट्टान में होगा। और तीसरा है जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक होता है मरुभूमि में उगने वाला पौधा, जैसे कैक्टस, मरुभूमि में उगने वाला पौधा। इसका एग्जाम्पल क्या है बाबू? मैंग्रोव, पढ़े हो ना? और इसका जड़ होता है निमेटोफोर। इसके जड़ को कहते हैं निमेटोफोर, काफी गहरा होता है। और चट्टान का लाइकेन, और मरुभूमि में कैक्टस। ठीक है, ये एकदम याद रखना, जितनी अच्छी परीक्षा देने जाओगे वहां इसकी संभावना उतनी अधिक रहती है कि लवणीय भूमि। ऐसे भी पूछता है हेलोफाइटिक प्लांट निम्नलिखित में से किस मिट्टी में पाया जाता है? तो अभी ना परीक्षा में जलोढ़ मिट्टी, या कहीं काली आ गया तो काली पे हेलोफाइटिक, कहीं से आपको लगेगा कि कहीं पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पढ़े तो जो थे यही पढ़े थे कि हेलोफाइटिक सलाइन। हेलोफाइटिक सलाइन मतलब लवणीय मिट्टी। ठीक है कि नहीं? लिथोफाइटिक चट्टान, लाइकेन अलगी फंजाई की कनेक्टिंग लिंक, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर्स, नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाता है। सब लिखा हुआ है, और एक बार नहीं लिखा हुआ है, कम से कम 4-5 बार लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? और ये सब ऐसे भी एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस को हमेशा याद करके रखना पड़ता है। जैसे छोटी बूंदे इन धनुष का निर्माण करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी और प्रकाश का अपवर्तन भी। ठीक है कि नहीं? ये सब क्या है? सब जनरल एग्जाम्पल है। वर्षा की बूंदे छोटी गोल होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो जो डेली होता है आपके लाइफ में, फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री हो कि बायोलॉजी हो, उस पर तो ऐसे भी नजर रखनी चाहिए। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और भोजन बनाता है, जिसको हम लोग आउटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। जो भोजन अपना स्वयं बनाता है, हरा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो क्या है? आउटोट्रॉपिक प्लांट। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, हेटरोट्रॉपिक हो गया। ये सामान्य चीज है। अभी वही पत्ती बता रहे थे, और पत्ती के विषय में मैंने जानकारी दिया। पत्ती के क्रम में ये बातें सामने आई, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी तुलना में, तो पहले इसको याद करके रखो। और हेलोफाइटिक प्लांट की जड़ें काफी गहरी होती है, मैंग्रोव विशेषकर। समुद्री क्षेत्रों में जहां चक्रवाती तूफान आते हैं, सुनामी आता है, वहां पर सुनामी क्या है? जलीय भूकंप है। सुनामी क्या है? हमारे यहाँ 2004 में सुनामी आया। ठीक है कि नहीं? तमिलनाडु का क्षेत्र, अंडमान का क्षेत्र, कल भी शायद हम बता रहे थे कि दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु है, जिसको पर्सन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जिसको पिग्मेलिन बिंदु भी कहते हैं, वो लुप्त हो गया उसी सुनामी के करीब में। तो ध्यान में रखिए। खैर अभी हम लोग वहां पे नहीं है, हम लोग अभी हैं यहां से भी बाहर निकले पत्ती में। तो पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। अब पत्ती का रंग लाल। ठीक है, हमें अच्छा पत्ती का रंग पीला। जॉन्डिस हो गया है क्या पत्ती को? हर दिक्कत था। ठीक है, पत्ती जब पिता की भूमिका में होते थे पहले, तो लाल होते थे, हमेशा टाइट। देखते हैं पिता का आतंक इसके माथे पे अभी तक है। पिता के डर से वो भाग कर लक्ष्य आ जाती है कि कम से कम 3-4 घंटा पिता के लालपन से हम मुक्त रहेंगे। आगे लिखो प्लस। ओके लिखो, क्या लिखे? क्या सोच रहा है जी?
तुम कहाँ चले गए थे? नहीं नहीं, तुम बताओ कहाँ चले गए थे? पत्ती में चले गए थे? तो तुमको क्या लेना देना है पत्ती से? लिखिए, क्या लिखे? छोटे छोटे, हाँ अच्छा सुन सुन सुन, इसमें से किस प्लांट में ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं स्ट्रोमेटा कम होगा? हम यदि क्वेश्चन चेंज कर दिए, हम तो क्वेश्चन बनाते भी हैं बैठ करके, हमारा क्वेश्चन कमीशन वगैरह डायरेक्ट रहता है। किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? किसमें कम होगा? जो मरुभूमि पौधा होगा उसमें छोटा छोटा छिद्र क्या होगा? कम। ठीक है कि नहीं? तो ये सब चीज को भी थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ लिए लेकिन कंसेप्शन नहीं बनाए तो बहुत छोटे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तुम्हारी गलती हो जाए। कंसेप्शन बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिए, लीफ का रंग माने पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसे किचन का प्लांट कहते हैं। इसे किचन का प्लांट कहते हैं। इसे किचन का प्लांट कहते हैं। मतलब पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। खाना यही बनता है। कहां? और अभी बताया आपको कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। CO2 प्लस H2O कई बार लिखा हुआ है आपके इक्वेशंस। क्या बनाता है? ग्लूकोज। याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? वो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। मंड या स्टार्च वो पॉलीसेक्राइड है। यह भी परीक्षा में पूछता है मंड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नहीं फैट, तो दे देगा उपयुक्त सभी, एक से अधिक एक। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ये भी दे सकता है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट ट्राइसेक्राइड वगैरह वगैरह दे सकता है। तो आपको चुनना होगा उसको। पॉलीसेक्राइड है, लिखा हुआ है सब न्यूट्रिशन की कक्षा में। मोनो, डाई, पोली सब लिखा हुआ है। सब अच्छे से बढ़िया से देखो। उसको नींद आ रही है? आज जग जाओ, जाग जाओ बाबू, जाग जाओ। कैसे तुम पकड़ा जाते हो? देखो हम उधर पर भी उधर देख भी नहीं रहे थे, और जैसे ही देखे कि हमको ही तरेर रहा था, ठीक है, नाप रहा था, जैसे ही अभी वहां बैठ करके नाप रहा था नीचे से ऊपर तक। बरगाई के तू ही छो मास्टर साहब, ठीक है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो कहा थे हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। किसका किचन कहा जाता है? किसको? पत्ती को। तो देगा किचन ऑफ प्लांट कौन निम्नलिखित में से कौन है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। लीफ फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं इसमें, फिर आगे लिखिएगा। ध्यान रखें कि पत्ती का मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और बताओ और क्या काम है? अभी तो लिखा है ना, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, श्वसन, भोजन संग्रह, भोजन संग्रह, गैसों का आदान प्रदान करता है, करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। और सुन लो, पढ़े हुए हो, लिखे हुए हो। और कुछ पत्ती ऐसे होते हैं जो भक्षण भी करता है कीट का, नहीं अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा, जिसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो पाया जाता है मेघालय में। इसको घटपर्णी प्लांट कहते हैं,
पीचा प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथस, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ट, ये सब ऐसे प्लांट हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को। और ये हर संभव स्थिति में याद होना चाहिए। अभी तक इस कक्षा में 5-7 बार तो निश्चित रूप से इंसेक्टिवोरस प्लांट की चर्चा हो ही गई है, और उस 5 जो प्लांट हैं उसको नहीं भूलना है। मेघालय में कौन कौन, एक बार फिर से बोलो। ब्लैडर वर्ट एक, अच्छा तुम ही लोग बोलो, हम लिखेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट का उदाहरण, इंसेक्टिवोरस प्लांट का उदाहरण पहला, चलो ब्लैडर वर्ट, ओके ओके, पीचा प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वेरी गुड, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया और नेपेंथस। हो गया पीछे, झटपड़नी वही हो गया। इतनी प्लांट याद रहेगी इंसेक्टिवोरस प्लांट में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख करके 1-2 बार बोल दो। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, अब 5वां। क्या करता है ये सब? कीट खाता है। कीट क्यों खाता है? किस एरिया में पाया जाता है? इन बातों को किसी भी स्थिति में नहीं भूलना। ये हो गया आपका दूसरा छोटा भाग, खत्म। तो क्या क्या पढ़ लिए आप लोगों ने पढ़ा जड़ को, आप लोगों ने पढ़ा तना को, आप लोगों ने पढ़ा पत्ती को। पत्ती के विषय में भी ढेर सारी बातें आपने पढ़ी। कुछ बातें तो पूर्व में ही पढ़ी हुई थी, जैसे मैंने कहा कि श्वसन का काम करता है, भोजन के संग्रहण का काम करता है, पौधा से फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ट्रांसपीरेशन का काम करता है, नहीं, और ट्रांसपीरेशन का काम मुख्य रूप से स्टोमेटा करता है, ठीक है कि नहीं। और पीचा प्लांट और जो हमारा कैक्टस प्लांट है, जो मरुभूमि पौधा है, उसमें इसकी संख्या कम होगी, इसलिए वो सूखे होते हैं, उसमें कांटे होते हैं, ठीक है कि नहीं। मैदानी क्षेत्रों में पौधे में कांटे का अभाव होता है। इस बात को भी जानना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। ये हो गया हमारा। अब आ जाइए, प्लांट हार्मोन वगैरह हो गया ना, तो प्लांट हार्मोन हो ही गया। अब आइए क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक लिख दो, ट्रांसपीरेशन में एक लाइन लिख दो। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को, ट्रांसपीरेशन की दर को गैनोंग पोटोमीटर से, गैनोंग पोटोमीटर से, गैनोंग पोटोमीटर से ज्ञात करते हैं। पोटोमीटर से ज्ञात करते हैं, गैनोंग पोटोमीटर से ज्ञात करते हैं। ये पोटोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा दिया कि 1 मिनट रुक जाओ। गैनोंग उसका नाम है, गैनोंग पोटोमीटर। लेकिन गैनोंग नहीं भी दिया परीक्षा में, अब पोटोमीटर दे तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। कई मीटर इंपॉर्टेंट है, जैसे लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापते हैं, जैसे एनीमोमीटर, वायु की गति मापते हैं, नहीं तो विभिन्न बिंदुओं पे आप ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन को मापते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन कम से कम आपका 90 रहना चाहिए, उससे यदि कम घटने लगता है तो फिर अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की जरूरत हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि जेब में आजकल आता है ऑक्सीमीटर पोर्टेबल भी, नहीं 100-200 रुपया में देता है। अब ऐसा नहीं कि नाप लिया यहाँ पे, सर इसमें तो 82 ही आ रहा है, तो जल्दी से हमको ऑक्सीजन दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। होता है, वो फ्लक्चुएशन करता रहता है। तुम स्वस्थ है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। न्यूमोनिया वगैरह में इस तरह के लक्षण होते हैं, यदि लंग्स प्रभावित हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। खैर फिलहाल जैसे कोरोना में, तो कोरोना में अधिकांश लोग इस यंत्र को खरीदे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल का पता लगाना होता था। जिसको कोरोना हो जाता था तो
हमेशा ऐसे ऐसे करता था, तो जब भी ऐसे ऐसे कोई कर रहा है तो मतलब ऑक्सीजन का लेवल उसका कम हो रहा है, तो उसको अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है। और अतिरिक्त ऑक्सीजन तो फिर जो ऑक्सीजन प्लांट्स है, और वो जो है क्या नाम है उसका, जो हॉस्पिटल वगैरह में जो लगता है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसके द्वारा हम उसको अतिरिक्त ऑक्सीजन देते हैं, फिर स्थिति को अनुकूल बनाते हैं। तो यही मोटे तौर पे आपके बायोलॉजी में मुख्य खंड थे। अब आइए क्लासिफिकेशन, ठीक है कि नहीं? क्लासिफिकेशन भी तो हो गया है ना सर, प्लांट का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, अब आता है, कहाँ गए कमलेश जी? कमलेश जी, कमलेश,